बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम पीके मेगा वीडियो चैनल के तवज्जुह से रिकॉर्ड किया जा रहा है। डायबिटिक किडनी डिजीज़ यानी शुगर के मरीज़ों की किडनी पर क्या असरात होते हैं, जिसके लिए हमने आज एक बहुत ही अपने मोहतरम काबिल शख्सियत जनाब डॉक्टर शरीफ अलमायदा साहब को हमने बुलाया है। उनका बहुत शुक्रिया कि वो अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाले। वैसे तो ये डॉक्टर साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। इनका तल्लक इंडिया गोवा से है। इन्होंने नेफ्रोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट नेशनल बोर्ड दिल्ली से किया है और ये कुछ अरसा दिल्ली में भी एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट काम करते रहे हैं और तकरीबन पिछले 2-3 साल से ये सऊदी अरब में एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज हम आपके साथ किडनी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। शुक्रिया सरफराज भाई आपके हेल्प के लिए। तो आज का हमारा ये मकसद रहेगा कि हम दुनिया की सबसे कॉमन किडनी डिजीज़ वो है शक्कर रिलेटेड डायबिटिक किडनी डिजीज़ के अहम एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे कि हम पेशेंट को क्या इसमें हमें सलाह दें और उनको कैसे स्क्रीन किया और उसको कैसे मैनेज करें। ये हमारी बहुत ही ये हमारा मकसद रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है कि ये बीमारी किस वजह से होती है? जैसे इसके नाम में है डायबिटिक किडनी डिजीज़, ये इस वजह से होती कि आप पहले डायबिटीज़ से सफ़र करते हो। दूसरी बात इसकी कॉज है कि आप डायबिटीज़ को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाते हो। और तीसरा रीज़न है कि आप एम मौके पे या एम टाइम पे इसको स्क्रीन और इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हो। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है कि किडनी प्रॉब्लम की अलामत क्या है? अनफॉर्चुनेटली डायबिटिक किडनी डिजीज़ के कोई अलामत नहीं है, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि डायबिटीज़ के अलामत है। जैसे कि आपको जल्दी टायर्डनेस महसूस होना, आपका यूरिन का वॉल्यूम जो है आपको बार बार यूरिन होना, ज़्यादा पानी पीने की इच्छा होना, या फिर ज़्यादा भूख लगना, या फिर अचानक से वेट कम होना, ये सब डायबिटीज़ के अलामत है। अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज़ के किडनी डिजीज़ के अलामत नहीं है, लेकिन ये मैं चाहूँगा कि स्ट्रेस करें इस बात पे कि जब आपको डायबिटीज़ डिटेक्ट हो उसके दौरान हर 6 महीने या 1 साल में आपको डायबिटिक किडनी डिजीज़ के स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है। और इसका एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है जो आपको यूरिन टेस्ट करना पड़ेगा आपके डॉक्टर के हेल्प के साथ, और यूरिन में प्रोटीन का स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तीसरा सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है कि क्या सब डायबिटीज़ वालों को किडनी प्रॉब्लम होती है? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। सिर्फ 50% डायबिटीज़ पेशेंट्स को डायबिटिक किडनी डिजीज़ होती है और इसका भी एक टाइम फेज़ है। ये एक टाइम बॉम्ब की तरह टिक करेगा। जिस दिन से आपको डायबिटीज़ का डायग्नोसिस होगा उस दिन से आपको 10 से 15 साल का टाइम है आपको, जिसके अंदर आप इसको स्क्रीन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो और सक्सेसफुली उसको ट्रीट भी कर सकते हो। या अगर ट्रीटमेंट अनसक्सेसफुल हो गई, इसका आप प्रोग्रेशन जो हम बोलते हैं कि किडनी फेल होने तक का टाइम आप बहुत ही अरसे तक डिले कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक भाई ने बाहर से सवाल किया है कि मुझे कब पता चलेगा कि मुझे किडनी प्रॉब्लम है? हाँ, ये जो डायबिटिक किडनी डिजीज़ है या फिर शुगर रिलेटेड किडनी डिजीज़ है, इसके जैसे मैंने बोला है अनफॉर्चुनेटली कोई साइंस नहीं, अब मरीज़ को पता नहीं लगेगा जब तक वो स्क्रीन ना करे इसको। तो स्क्रीन कैसे करते हैं हम लोग? पहले 5 साल में ईयरली यूरिन की स्क्रीनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। उसका टेस्ट जो बोलते हैं उसका नाम है माइक्रो एल्ब्यूमिन। ये माइक्रो एल्ब्यूमिन टेस्ट जब पॉजिटिव आता है तब आपको पता होगा या ये कंफर्म होगा कि आपको डायबिटिक किडनी डिजीज़ शुरू हो गई है। और इस शुरुआत से आपकी किडनी कब फेल हो जाएगी, ये टाइम पीरियड हर एक पेशेंट में अलग अलग है, लेकिन स्टडी में पता चला कि ये 15 से 20 साल के दरमियान होती है। जब से आपको एल्ब्यूमिन आता है यूरिन में, 15 से 20 साल के अंदर आपकी किडनी फेल होने के चांसेस है। और ये बिना कोई ट्रीटमेंट के, बिना कोई फॉलोअप के। अगर आप इस दरमियान माइक्रो एल्ब्यूमिन आने के दरमियान आप आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हो, शुगर की बीमारी है जो डायबिटीज़ है उसको ठीक से कंट्रोल करते हो और डाइट एक्सरसाइज पे ध्यान देते हो, तो ये डिजीज़ जो डायबिटिक किडनी डिजीज़ है, शुगर किडनी डिजीज़ है, इसको आप वहाँ पे रोक सकते हैं और बहुत से केसेस में आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। मतलब आपकी किडनी जो प्रोटीन आ रहा है उसको भी रोक सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आज का आपसे ये आखिरी सवाल है कि दूसरी बीमारियों की तरह ये भी एक ख़ानदानी बीमारी कह सकते हैं हम इसको कि नहीं? हाँ, ये देखा गया है कि डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी जो है
वो ख़ानदान में चलती है। और हर स्टडी में ये देखा गया है कि अगर आपके किसी भी फैमिली मेम्बर को डायबिटीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अगर माँ को डायबिटीज़ है तो आपको 25% चांस है कि आप में डायबिटीज़ होने के चांसेस है। अगर आपके माँ और बाप को है तो ऐसा देखा गया है कि 50% के ऊपर के चांस है आपको डायबिटीज़ होना। अच्छा डॉक्टर साहब, इन सवालों के बाद अगर आप हमारे देखने वाले लोगों को कुछ हदायत देना चाहते हैं इस बीमारी के हवाले से तो बताइए प्लीज़। बिल्कुल, जो हमने अभी एक डिस्क्रिप्शन दिया था डिज़ीज़ के बारे में, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा मकसद कामयाब कब होगा। ये तब होगा जब आप ये टेक होम मैसेजेस लेके जाएंगे, जो मैं अभी आपको बता दूंगा। सबसे पहले ये बात है कि जब से आपको डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाए तो तब से आपको हर साल सालाना यूरिन का टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। और जब से डायबिटीज़ है तब उस टाइम से आपको ब्लड प्रेशर, आपका शुगर कंट्रोल, डाइट और एक्सरसाइज के पहले दिन से आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और जब से प्रोटीन यूरिन में दिख जाए तो एक मेडिसिन आती है जिसका नाम एस इनहिबिटर कहा जाता है। इसको आप आपके डॉक्टर से मंगाएं और इसको फॉलोअप करते रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने 4-5 चीज़ें मेंशन की हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर और ये जो डाइट प्लान आपने दिया है, हम इनको कैसे हम इनको फॉलो करेंगे या कैसे इनको हम चेक रखेंगे? हाँ, ये बहुत ही अहम और प्रैक्टिकल सवाल आपने पूछा है। मुझे खुशी होगी इसका थोड़ा सा आपको डिटेल में बताएं इसको। हालांकि पूरी डिटेल पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट्स मैं फिर से बता दूंगा। जो ब्लड प्रेशर है इसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक एस्पेक्ट है जो आपके बॉडी के अंदर कितना पानी है, कितना नमक है, और दूसरा कंट्रीब्यूशन आपके हार्ट से है। हार्ट का तो कंट्रीब्यूशन सब में कॉमन रहता है, और जो वाटर और सॉल्ट, जो नमक, ये आपके हाथ में रहता है। तो ये रिकमेंडेशन है कि डायबिटीज़ को या फिर हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर के पेशेंट को दिन में 4 ग्राम नमक से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये 4 ग्राम नमक को कंट्रोल कर पाओगे तो 90% आपका ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल कामयाब होगा। तो नमक वाली चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आजकल के खाने में बहुत सा नमक आता है जो एडिड सॉल्ट बोलते हैं, या आप कहीं से सॉस खरीदें या फिर पिकल खरीदें या फिर पापड़ खरीदें, इसमें बहुत नमक होता है। तो इस पे आप एक नज़र रखें और आप जितना चाहे आपके खाने में नमक डालना बंद कीजिए। तो ये दूसरे एस्पेक्ट है जो डायबिटीज़ कंट्रोल का है, ये शक्कर पे कंट्रोल करना है। शक्कर पे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको एक डाइटिशियन की हेल्प ज़रूर पड़ेगी। और दूसरी बात है, आपके जो मेडिसिन्स है, डायबिटीज़ के जो दवाएँ हैं, इसको कभी आप मिस ना करें, टाइम पे ले। और नंबर 3 पॉइंट है कि मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा कि शुगर का टेस्ट रेगुलरली करें, और एक जो नॉर्मल रेंज होती है जो हम HbA1c बोलते हैं, उसको 7.3 के नीचे रखना बहुत ज़रूरी है। यस, और जब हम डाइट की बात करते हैं तो ये ध्यान में रखें कि आप जो आपका कैलोरी काउंट है, जो खाना खा रहे हैं, वो एक हिसाब से मेजर करें, और 1500 कैलोरी के ऊपर कभी ना करें, कभी ना क्रॉस करें। डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहते हो ठीक से। और डाइट और एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप हफ्ते में एटलीस्ट 30 मिनट का एक्सरसाइज करें, और ये 3 बार हफ्ते में करना ज़रूरी है। हाँ, तो एक्सरसाइज ये बहुत ही डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट है, जो पेशेंट्स मुझे बार बार पूछते हैं कि मैं कौन सा एक्सरसाइज करूं, कब करूं और कितने टाइम तक करूं। तो सिंपल अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो ये आपको 30 मिनट्स करना है, हफ्ते में 3 बार करना है, और किस इंटेंसिटी पे आपको करना है, ये सिंपल मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो ऐसा है कि आप जब भी एक्सरसाइज करते हो तो आपको पसीना आना बहुत ज़रूरी है। और वो ऐसे नहीं कि धूप में, नॉर्मल जब इवनिंग में या अर्ली मॉर्निंग में जब एक्सरसाइज करते हो तो उस टाइम पे आपको थोड़ा पसीना आना चाहिए, और आपको एक स्ट्रेच में बात करना मुश्किल होनी चाहिए। तो ये एक तरफ से आपको ये एहसास या गारंटी देगा कि आपकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी सही चल रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। आखिर में हम आपको ये फिर बताते चलें कि ये प्रोग्राम PK मेगा वीडियो चैनल के तवज्जुह से रिकॉर्ड किया गया है, और हम इसमें हमारे जो मेहमान आज हमारे पास तशरीफ़ लाए, हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं एक दफ़ा फिर डॉक्टर शरीफ अलमायदा साहब के, कि वो हमारे प्रोग्राम में आए और उन्होंने हमें बहुत अच्छी बातें बताईं, जिससे हमारे लोग
देखने वाले लोग बहुत मुस्तफ़ीज़ होंगे। आपका एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया सर। सो शुक्रिया सरफराज भाई और आपके चैनल का कि मुझे आपने बुलाया और मुझे ये एक मौका दिया कि मैं आपके पेशेंट्स को और फ्रेंड्स को हेल्प करूं।